भैया ने बहुत सारे पॉइंट्स दिए, मैंने सब नोट कर लिया, उठ के गई थी कॉपी में। मुझे लगता है सबके विस्तार की आवश्यकता। उन्होंने संक्षेप में कह दिया है, केवल उसका विस्तार कर दे तो बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी। तो जितना हम नोट कर पाए, शुरू कहानी काफी किया है, उस पर हम बोल रहे हैं। शुरू में भैया बोले कि ये गोरों का देश है तो मानते हैं शासकों का देश है। ना ना ना, गोरों का देश मतलब कंगालों का देश तो है ही नहीं, कंगालों का समुदाय। यूरोप का एंशियंट पीरियड और मॉडर्न पीरियड पर मैंने सत्योलॉजी में बात की है, मिडिवल पीरियड को तो अभी टच नहीं किया। इनका जो मॉडर्न पीरियड है, यानी 20वीं शताब्दी, 1901 से 1999 और 21वीं शताब्दी, इसकी कथा मैंने विस्तार से सुनाई है। और अगर हम लोग 19वीं शताब्दी में जाते हैं, 1801 से 1899, तो ये सब के सब गोरे, कंगले, भिखमंगे, मारे हुए, भगाए हुए, पगले, इनका देश। और अमेरिका यूरोप के मार्जिनल परिया, मतलब सबसे निर्धन, सबसे अधिक सताए गए, सबसे अधिक डाकू चोर, जिनको धक्का मार के भगाया गया यूरोप से, अमेरिका और कनाडा उनके देश। तो जैसे ही गोरे कहिए मतलब कौन, कंगले, लंपट, भिखमंगे, मार खाए हुए, सताए हुए, किसी को कोई चुड़ैल कह रहा है, कोई किसी को शैतान कह रहा है। और जब मैं मिडिवल पीरियड यूरोप का शुरू करूंगी सत्योलॉजी पर, तो मुझे नहीं पता है, दर्शक लोग भाग खड़े होंगे, मुश्किल से 2-4 हजार टिक पाएंगे उस बीभत्स वर्णन को सुनने के लिए। ये मेरा निश्चित मानना है। मैं भी इसीलिए मिडिवल पीरियड शुरू नहीं की, कि वो शुरू करूंगी तो पता चला सत्योलॉजी का व्यूवरशिप ही गिर गया। तो ये उनका देश। और जब हम लोगों के देश की बात आती है, शासितों का देश नहीं, वीरों का, धनियों का देश, 64 कला वालों का देश, डिप्लोमेसी का देश, संसार भर पर शासन करने वालों का देश, फाइनेंस का देश, शिल्प कला का देश, नृत्य का देश, संगीत का देश, वस्त्र आभूषण सज्जा, अनंत युगों लिस्टिंग, ये उनका देश। और जो ये कथा चली है कि कोई कॉलोनियल पीरियड था, कोई इन्होंने संसार पर शासन किया, उसकी हवा तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड वालों ने लाइन से पब्लिकेशन छाप के निकाल दी है, उनके अपने डॉक्यूमेंट से उनकी असलियत दे दी है। उस पर हम लोग, अगर आदित्य जी कहेंगे तो 2-3 भाषण उन पुस्तकों को साथ में लेके लाइन दर लाइन पढ़ के मैं सुना। तो दो, ये मुझे लगा कि बात को समझाऊं। तीसरा, शैलेंद्र भैया ने बार बार कहा भारत ने ऐसा किया, भारत ने बता दिया, भारत से जो भिड़ने की कोशिश करेगा, 1950 का भारत नहीं है, आज का भारत। तो ये जो देशों का नाम लेके यूरो अमेरिकन एकेडमिक्स ने चर्चा शुरू की है, ये मिसनोमर है। जैसे क्रिकेट में भारत जीत गया, पाकिस्तान हार गया, श्रीलंका जीत गया, या क्रिकेट हो, या खेल हो, या डिप्लोमेसी में, या युद्धों में, कि 62 के युद्ध में चीन जीत गया, ये बहुत बड़ा फ्रॉड और मिसनोमर है। कम से कम 20वीं शताब्दी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सरकारें आई हैं नॉन यूरोपीय देशों में, और स्वयं यूरोपीय देशों में जो सरकारें आई हैं, एक सरकार दूसरे सरकार का गला काट रही है। ये पूरा का पूरा जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है वो क्या है,
सरकार की जो नीति है, विपक्षी कहता है हम आते ही इसको हवा में उड़ा देंगे। कई विपक्षी कहते हैं कि जी हम तुमको पकड़ के जेल में बंद कर देंगे। वो छापे मारते हैं, उनकी नीतियों को बदल देते हैं। एक सरकार एक देश से दोस्ती करती है, उसी देश की दूसरी सरकार दूसरे से दोस्ती करती है। एक की विदेश नीति अलग होती है, दूसरे की विदेश नीति अलग होती है। हम अभी चलिए अमेरिका का ही उदाहरण ले लीजिए। जो बिडेन और ट्रम्प किस भाषा का प्रयोग कर रहे थे एक दूसरे के लिए? तो अमेरिका के दोनों हैं, लेकिन कौन सी सरकार क्या करेगी ये नहीं कि थोड़ा दाएं बाएं फर्क है, ये तो विरोधी है, इतना भी नहीं, गला काट देंगे। भारत में ही देख लीजिए, मनमोहन सिंह की सरकार थी, राजीव गांधी की, इंदिरा गांधी की, नेहरू की, तो क्या बता रहे थे? पाकिस्तान से ही हम लोग को डरा थे। कौन है पाकिस्तानी? पाकिस्तान वो जिनको मियाँ लोग का देश कहते, तो मियाँ लोग की तो औकात ही नहीं। मियाँ लोग पाकिस्तान में बहुलांश में नहीं थे, उस क्षेत्र में बड़े बड़े क्षेत्रों में भारत हिंदू बहुलांश में थे, और जो मियाँ लोग थे वो एक नहीं थे। ये जो बलूचों ने तो साफ कहा हम भारत से मिलना चाहते हैं, नेहरू ने नहीं मिलने दिया था। सिंधियों ने कहा था भारत से मिलना चाहते हैं, नेहरू ने नहीं मिला था, मिलने दिया। और पख्तूनों में जिनको सरहिदी गांधी कहते हैं, उन्होंने तो कहा हमको आपने भेड़ियों के सामने डाल दिया है। तो ये जिस पाकिस्तान से हमको डरा रहे थे, वो हमारे यहाँ के कायरों का, लफंगों का, जिसको मियाँ वर्ग कह रहे हैं, अरे वही थे ना जो लात खा के या छल से या भय से मियाँ कन्वर्ट हुए थे। उनके यहाँ के जन्मे बाल बच्चे, स्वेच्छा से कोई मियाँ तो हिंदू आज तक बना नहीं है संसार का कोई भी। तो इसको सही कहना चाहिए मोदी की सरकार, 1950 कांग्रेस की सरकार। और अधिक स्पष्ट करना जो शैलेंद्र भैया का काम नहीं है, देशद्रोहियों की सरकार, देशभक्तों की सरकार, सीधे सीधे आज मोदी जी की सरकार। यही भाजपा की सरकार होती और मोदी प्राइम मिनिस्टर न हो, तो डोभाल एनएसए न हो, तो एस जयशंकर विदेश मंत्री न हो, मोटी बात। इसी प्रकार मान लीजिए मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार होती तो ट्रूडो सरकार चली जाती, कतर घुटनों टेकता, पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, पाकिस्तान बिना लड़े कंगाल हो जाता, चीन यूं ही नाक रगड़ लेता। तो ये पूरी जो विमर्श की भाषा है, जो ये यूरो अमेरिकन भाषा है, थोड़ी फ्रॉड और लफाजी की भाषा है, और थोड़ी गधापंती की भाषा है। गधापंती क्यों? यूरोपियंस को तो राज्य करना आता ही नहीं है। अभी दो चार उदाहरण मैं दूंगी। हाँ, कनाडा का नाम कनात है, कनात से कनाडा बना। अभी शैलेंद्र भैया ने कहा कि साहब उनकी अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई, तो उनकी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जी हम इस्तीफा दे। कमाल का मामला। तुम लोग देश हो कि जोकर हो, नेशन हो कि स्टेट हो, 2 4 5 साल में ऐसा क्या हो जाता है कि तुम्हारी अर्थव्यवस्था बन जाती है, तुम्हारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, इतनी बिगड़ जाती है कि कोई तुम्हारे हिसाब से बगल का नेशन स्टेट कहता है आओ जी यू ज्वाइन अस। मतलब इससे अधिक अपमान की भाषा, ये जो पूरा नेशन स्टेट का जो विमर्श है, इसमें इससे अधिक अपमान की तो भाषा नहीं हो सकती। कारण अब जिसको कनाडा फनेडा कह रहे हैं, इसके पास फर के अलावा क्या था? बहुत ठंडा था। तो ये जो यूरोपीय लोग थे ऑफ मेनी नेशंस, ये पूरा जो बर्फ के क्षेत्रों में जाते थे, जिसको पूरा का पूरा रूस का जो एशियाई भाग है, ये रूसी लोग कहते हैं, हम जाते थे। अब ये रूसी हैं कि स्लाव है कि स्लेव है, ये अलग बताएंगे कभी। और ये जो अमेरिका और ये यूएसए और कनाडा के जो ठंडे इलाकों में जाते, फर्क के अलावा तो कुछ था ही नहीं।
केवल फर की ट्रेडिंग थी। आज भी जो अचानक खबर आ रही है, ये नीचे जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये स्वाभाविक राष्ट्र नहीं है, ये स्वाभाविक अर्थव्यवस्थाएं नहीं है। ये पम्प्ड पुष्ट हवा भरी हुई, इसको लूटा कर लोटा भी कहना अब बेकार है। हवा निकल गई, टायर पिचक गया। तो अ, एक जो भैया ने बहुत अद्भुत बात पर ध्यान दिलाया, ये वीसा और पासपोर्ट, अकेला ये तथ्य रेखांकित करता है कि यूरोप कभी भी एक समूह के लोगों का देश नहीं। इनको गोरों का यूरोप कहना मिसनोमर है। अगर ये गोरे हैं तो गोरी चमड़ी वालों के बीच में आ, वीसा पासपोर्ट की क्या जरूरत है भाई? यानी रंग का एक होना, इनका क्रिश्चियन होना, सबके सबका सेंट्रल एशिया से आना, सबके सबका पहले सनातनी होना, इनको एक रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। इनमें विभाजन की जो अनेकानेक कारण है, उसकी चर्चा मैंने सत्तोलॉजी पर हुए अपने यूरोप सीरीज के पहले, दूसरे, तीसरे भाषण में दिया है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है एक दूसरे के खून के प्यासे होने का, वो उधर चर्च है, इधर मुनाफिकों का कुरान का मनमानीपन है। कुरान का मनमानी व्याख्या करके जो इनका, इस पर भी मेरे 3 भाषण है आपके यहाँ। ये इतनी बुरी तरह लड़ते मरते कटते क्यों हैं? तो कनाडा हुआ, अमेरिका हुआ, रूस हुआ, जिसको चीन कह रहे हैं, ये सब के सब आर्टिफिशियल नेशन स्टेट है। इस पर मेरा मन है, पता नहीं आपके यहाँ भाषण दिया है कि नहीं दिया है, शायद दिया है, नहीं तो एक बार विस्तार से कर डालेंगे। तो ये वीसा एंड पासपोर्ट क्यों लेना देना है? इतने इतने से हैं, आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में केवल एक तथ्य उठा लीजिए, स्त्रियों के साथ बीभत्स बलात्कार। लोग भारत में अगर बलात्कार या रेप शब्द सुनते थे आज से 10 एक साल पहले, तो किसी पुरुष ने काम वासना से वशीभूत होकर, या आकर्षण से वशीभूत होकर, या शत्रुता से वशीभूत होकर किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती कर ली एक बार। यूरोप में 1914 से 1945 तक, और खबर है उसके बाद तक, एक स्त्री पर 50 पुरुष ने उसके मरने के बाद तक एक साथ लगातार घृणित बीभत्स ढंग से बलात्कार। ये तो बलात्कार की भी कहीं भी परिभाषा के बाहर की चीज है। और करने वाले कौन है? सो कॉल्ड उस नेशन, देश के सबसे अधिक गौरव करने वाले डिसिप्लिन्ड प्राणी, सेना, आर्मी। एक आर्मी का व्यक्ति दूसरे आर्मी की महिला सैनिकों के साथ भी, दूसरे देश की महिला ऑफिसर, पुरुष ऑफिसरों की पत्नी, माता, बेटी के साथ भी, 70 साल की है तो भी, 7 साल की है तो भी। केवल एक तथ्य को विस्तार से देख ले, मैंने बहुत सारे, मुझे वीडियोस मिले हैं, मैं कुछ लोगों के साथ शेयर करती हूँ, शैलेंद्र भैया को भी शेयर करती हूँ, लेकिन वो वीडियोस इतने बीभत्स थे कि मैं शेयर नहीं कर पाई। मैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उन वीडियोस का नाम, डिटेल, नंबर दूंगी, जिससे आप लोग देख सकें इनमें कैसी भयंकर पैशाचिक शत्रुता है, कि ये ऐसा नृशंस आचरण गोरी औरतों के साथ गोरा पुरुष करता है। तो गोरापन, क्रिश्चियन होना इनकी एक रूपता का पहचान है। और इनमें
शासन करना अगर आता तो इनको आता सेना कैसी। सेना कैसी होती है? महाभारत पढ़ लो, रामचरितमानस पढ़ लो, वाल्मीकि कृत रामायण पढ़ लो, या हमारी वर्तमान सेना को देख लो जो यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग फोर्स में संसार भर में युद्ध करती है और शांति करती है। सेना राज्य का कार्य है, वहां राज्य ही नहीं है। तो सेना के नाम पर बर्बर, निशंस, घटिया, हीन मनोवृत्ति के लोग हैं। तो भारत जो ये 15 अगस्त 1947 वाला भारत पूरे यूरोप के बराबर है। और अभी 15 जनवरी को एक खबर है, मैं भूल रही हूँ, किसी भारत में जो ब्रिटिशर्स थे उनके किसी एक काम का 150वां साल मनाया जा रहा है। तो 1850 में तो अखंड भारत विशाल था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, पांचों स्थान, ये सब कुछ थे। उस विराट भारत में भी वीसा और पासपोर्ट नहीं। क्यों? हम एक राष्ट्र थे, हमारे चमड़ी के रंग 10-12 प्रकार थे, हमारी नाक, हमारी आंख, हमारे कान 10-20 प्रकार थे, हमारी भाषा 100 थी, बोलियां शायद हजारों थी, हमारे देवी देवता हजारों थे, हमारे आभूषण के प्रकार, भाषा के प्रकार, भेषज के प्रकार, सब प्रकारों को गिनती कर लो लाखों थे, लेकिन हम एक थे, क्योंकि सनातन धर्म हमको प्रेम के, आत्मीयता के, ऊष्मा के एक बंधन में। अब ये असाइलम का भैया ने कहा यूनाइटेड नेशंस में और बाकी जगह शिगुफा छोड़ा गया। ये शिगुफा काहे छोड़ा गया? हमको गिल्ट हो गया, ये तो इन नालायकों ने प्रचार किया। असली मामला पहली लड़ाई दूसरी लड़ाई में इनका मेल पॉपुलेशन मर के खत्म हो गया। कैसे मरा? गोली से मरा, ट्रेंच वॉर में सड़ के मरा। जो घायल हुआ गोली से नहीं मिला, सड़ के नहीं मरा, जो घायल हुआ वो आधे देह का रह गया, इलाज के बिना मर गया, पागल होके रह गया, शौक से मर गया। तो यूरोप में पुरुषों की, एडल्ट पुरुषों की संख्या ही साफ हो गई। 2 लड़ाई, केवल एडल्ट पुरुषों की संख्या साफ हो गई, इतना नहीं हुआ, इनके यहाँ ऐसा अधिक छाती पर धक्का लगा, इतना अधिक भय व्याप्त हो गया, इनकी छाती में खून जम गया। इनका एकमात्र सुकून था यहाँ इनके पुरुषों का किसी स्त्री के आलिंगन में 2-4 मिनट, जिसको ये सेक्स कहते, जिसके कारण इनके यहाँ बेबी बूम है 60s में। अचानक इतने बच्चे पैदा, बेबी बूम, ये था धक्का। तो इसलिए इनकी स्त्रियों को घर से निकाल कर जबरदस्ती फैक्ट्रियों में, ऑफिसेज में, बाकी सब कामों में लाया गया, और कितना भयंकर उसमें उनका शोषण हुआ, और बाहर से पुरुषों को लाया गया। एसाइलम में केवल एडल्ट पुरुष आए हैं, एसाइलम में स्त्रियां नहीं आई हैं, बूढ़े नहीं आए हैं, बच्चे नहीं आए हैं, लेबर फोर्स आई। कारण हम मैकेनाइजेशन से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेबर की समस्या हल कर लेंगे, ये होक्स था, झूठा था, शिगुफा था। इसलिए तुमको अपने उन लोगों को लाना पड़ा जो तुम्हारे शत्रु थे। और तुम क्यों लाए? तुमको राज्य करना नहीं आता, राज्य क्या भला है, गवर्नेंस क्या भला है, तुम जानते नहीं थे। अब चलिन भैया ने एक चीज और बताया, इनके यहाँ शरणार्थी को ज्यादा फैसिलिटी है, टैक्स पेयर को कम है। और शरणार्थी नहीं है, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे घर में घुसकर तुमको काट रहा है। ऐसा क्यों हुआ? तुमको राज्य करना नहीं आता, झूठे वहम पाल रखे हो कि हमने दुनिया में राज्य किया।
अरे तुमको एक म्यूनिसिपैलिटी में राज्य करना नहीं। अब भैया ने कहा कि भाई ट्रूडो की हालत इतनी बेकार हो गई कि त्याग पत्र देना पड़ा। त्याग पत्र देना पड़ा कि लात मार के निकाला गया, या उसका त्याग पत्र वैसा ही है जैसा हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम हुए, एपीजे कलाम, एपीजे कलाम के यहाँ सोनिया गांधी को कहना पड़ा कि साहब जी हम प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते, वैसा ही था, उसको भी लात मार के निकाला गया। और पप्पू हम लोगों के यहाँ कॉमन फैक्टर है, पिता का पता माता देती है, लेकिन जब राजीव गांधी का वो बम से उड़ाए गए, उनकी हड्डियां जो इकट्ठी की गई और कुछ मांस के टुकड़े उकड़े, तो जब डीएनए का मिलान करना था तो पप्पू का डीएनए नहीं गया था, प्रियंका का डीएनए। अब दूसरा, इनको राज्य करना नहीं आता है, इसका एक और प्रमाण, अरे शक्तिशाली को कोई छेड़ता है? राज्य में हमारे यहाँ कौटिल्य है, शुक्र नीति है, विदुर नीति है, नारद नीति है, तो रामेश्वर मिश्र पंकज जितने बड़े विद्वान हैं, मैं क्या तुतलाऊं। सीधा है भाई, अपने से शक्तिशाली को छेड़ा नहीं जाता, उसको मना मुनु के विनय से साथ रखा जाता है। और तुम बार बार आके मोदी जी को छेड़ रहे हो। ये राहुल गांधी, मनमोहन सिंह और सोनिया है क्या जिसको छेड़छाड़ के निकल जाओगे? चीन को पीछे क्यों हटना पड़ा? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को क्यों हटना पड़ा? भारत वही था, पहले कौन था? नेहरू था, सोनिया थी, राजीव था, तो माओ और चाओ, चाउल लाई और माओ, कल्चरल रेवोल्यूशन के समय जो अपने देश में पिटे हुए थे, नेहरू के कपार पे चढ़ के नाच लिए, तो भी हमारी सेना के आगे उनका दाल नहीं गला। सेना को एयर कवर ही नहीं देने दिया नेहरू ने। और जब सेना ने कहा कि नहीं हर हालत में हम कवर देंगे, चीन भाग गया। तो कनाडा बेचारे की तो कोई औकात नहीं है, लेकिन शासक सही होना चाहिए। शासक यदि मोदी जैसे, और इससे जो बहुत खास बात इन्होंने कही, क्या छोटे देशों को देश और स्टेट होना चाहिए? देश की जो परिभाषा उनकी है नेशन की, तो वो तो भाई छोटे छोटे भरे पड़े मिलेंगे, लेकिन ऐसे छोटे छोटे समुदायों का क्या स्टेट होना चाहिए? क्या नेशन स्टेट होना चाहिए? ये 4 करोड़ सब बता रहे हैं। 4 करोड़ हमारे यहाँ तो एक दिन में डुबकी लगा लेते हैं गंगा मैया में। अभी कुंभ मेला लगा है, 4 करोड़ एक के दिन में 2 4 5 घंटे में डुबकी लगा लेंगे। भैया ने बताया कि यूपी की जनसंख्या 25 करोड़ 24 करोड़ है, और प्रयागराज की जनसंख्या मेरी समझ से 25 30 लाख। और बताया जा रहा है कि इस बार मैंने सुना था 24 करोड़ लोग आ रहे हैं, कोई बोला 45 करोड़ लोग आ रहे हैं। हमको राज्य करना आता है, हमको मैनेजमेंट आता है, संपूर्ण प्रयाग में नहीं, गंगा जी के किनारे रेता में हम लोग 5 7 कनाडा को डुबकी लगवा देंगे और अन्य क्षेत्र में भोजन करवा देंगे। तो राज्य कैसा होना चाहिए? देश कैसा होना चाहिए? नेशन स्टेट कैसा होना चाहिए? छोटे छोटे समुदाय जिसको ये नेशन कह रहे हैं, देयर कैन बी मेनी, देयर कैन बी थाउजेंड्स, लेकिन सम्राट तो एक होता है, महाराज युधिष्ठिर, चक्रवर्ती सम्राट, राजसूय यज्ञ करने वाले सम्राट। यूरोप में सुने हैं, यूरोप के पास 2 नायक है टोटल, एक सिकंदर, एक नेपोलियन। अमेरिका के पास तो वैसा भी एक नायक नहीं है। इसमें सिकंदर का नायकत्व क्या है?
ना उसने यूरोप देखा, ना दोनों अमेरिका देखा, ना अफ्रीका देखा, ना एशिया देखा। और इनका नेपोलियन यूरोप के बाहर गया ही नहीं, मिस्र में गया, लात खा के वापस आया, और इंग्लैंड यूरोप में अपने जन्म काल में निपट गया, कैद होके 2 बार पकड़ के बंद किए, तीसरी बार कैद खाने में बंद। तो इनके नायक ऐसे हैं। चक्रवर्तित्व वगैरह तो राजसूय और वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ वगैरह तो आप भूल ही जाइए। तो अब आखिरी टिप्पणी खालिस्तान। तो भाई राज्य तो सिखों में महाराजा रणजीत सिंह का हुआ, तो महाराजा रणजीत सिंह का राज्य भी इन खालिस्तानियों को नहीं चाहिए क्या? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की सीमाएं क्या थी? पूरा पंजाब, पूरा अफगानिस्तान, ऊपर ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, सब महाराजा रणजीत सिंह का राज्य है भाई। तुम लोग को पिद्दी न पिद्दी भरा खालिस्तान चाहिए। और ये खालिस्तान शब्द कहाँ से आया भाई? जो 10 गुरु हैं वो तो देवी देवता का उपासना कर रहे हैं। वर देहु शिवा मोहे, ये जो गुरु गोविंद सिंह जी का गायकी है, ये तो भवानी की स्तुति है ना। भवानी की स्तुति, चंडी की स्तुति, कृष्ण की स्तुति, राम की स्तुति से तो गुरु ग्रंथ साहब भरे हुए हैं ना भाई। और गुरु गोविंद सिंह जी ने जो सिखों को, शिष्यों को बुलाया, किस लिए बुलाया? सनातन धर्म की रक्षा के लिए। गुरु तेग बहादुर के समय तो सिख नाम के प्राणी नहीं थे। उनको हिंद का चादर क्यों कहा जाता है? सनातन धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब के जजिया कर को चैलेंज करने के लिए प्राणों की आहुति दी उन्होंने। और ऐसी आहुति दी कि औरंगजेब को दिल्ली आगरा दोनों छोड़ के दक्षिण भाग जाना पड़ा। तो खालिस्तान क्या है? जोकर और जोकरों का एक प्रॉपअप है। किसका खड़ा किया हुआ? वही यूरो अमेरिकन ब्लॉक का खड़ा किया हुआ है। तो यूरो अमेरिकन ब्लॉक को राज्य करना नहीं, तो ये क्या करता है? जोकरों के द्वारा राजा को डिस्टर्ब करना। जोकर कौन कौन? 2 4 5 जोकर गिना रहे हैं। खालिस्तान, नगा, वो जो मीजो, मीजो नहीं, कौन उन सबों का नाम था, शैलेंद्र भैया बताएंगे। आजकल राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, इस तरह के जोकर खड़े करके ये, और एक इन सबों ने चलाया, वहीं से चला है तो भारत में चर्चा है डीप स्टेट। अरे भैया, तुम्हारे यहाँ जब स्टेट नहीं है तो डीप कहाँ से होगा भाई? स्टेट स्टेट होता है। नॉन स्टेट प्लेयर्स को डीप स्टेट कहना केवल वो कर सकते हैं जिनको पते नहीं है राज्य क्या है। तो मैंने आज समय बहुत ले लिया, लेकिन मुझे लगा इतने सारे जो पॉइंट आए हैं इनको मैं जरा फैला दूं, जो अन्यथा मुझसे भी ये सब छूट जाते। तो मैं क्षमा के साथ मैंने समय, लेकिन